नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में। और जैसे कि आपको पता है कि हम ग्रामीण अंचल के जो छात्र छात्राएं हैं जो अभी ग्रेजुएशन करके कंप्लीट किए हैं उनके लिए एक सीरीज़ लेकर के आए हुए हैं जिसका नाम है क्या करें और क्या ना करें। और इस सीरीज़ में हम लोग जान रहे हैं कि आफ्टर 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद आपको कौन सी कोर्स करनी है और कौन सा कोर्स नहीं करना है। और इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग जिस कोर्स के बारे में जानने वाले हैं वह हमारा DLED के बारे में है, जो कि पहले DED के नाम से जाना जाता था। तो इस कड़ी में हम सीधा उन शख्स को उन्हें बुलाना चाहेंगे जिन्होंने ये कोर्स खुद ही किया हुआ है और कोर्स करने के बाद आज एक अच्छे लेवल पे हैं, अच्छे मुकाम पर हैं। और उन्हीं से जानेंगे कि ये DLED क्या है, इसमें खर्चे कितने आ सकते हैं, इसके लिए सिलेबस क्या क्या आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो इन सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे चैनल में श्री प्रमोद कुमार धीवर जी का। तो प्रमोद सर जी नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में। और जैसे कि आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि ये DED कोर्स क्या है जो भी DLED के नाम से जाना जा रहा है, और इस कोर्स में क्या क्या जो है स्टूडेंट लोगों को इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ सकता है, इंटर्नशिप वगैरह क्या है, खर्चे कितने हैं, यही सारी चीज़ें आज हम आपसे जानना चाहेंगे। तो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो DED है ये क्या है और कितने साल का कोर्स है ये, और कौन कौन इसे कर सकते हैं। संजय सर, आपका सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। और जैसे कि आप अभी बताए हैं कि DED क्या है जी। तो ये DED क्या है, एक शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाला एक कोर्स है जिसे करके आप एक शिक्षा के क्षेत्र में जा कर के एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो ये पहले एक जब हम लोग किए थे उस समय ये DED के नाम से जाना जाता था, अभी इसको अभी DLED के नाम से जाने जाता है। और इसको पहले BTC के नाम BTI के नाम से भी जानते थे। इनका नाम पहले BTI ऐसा बोलते थे। और ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इनका काम एक ही है, प्राथमिक स्तर के शिक्षा का निर्माण करना। जो प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक होते हैं, पहली से कक्षा 5वीं तक के जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो तैयार किया जाते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है, उस लेवल का ये कोर्स है। जी जी। और इसके लिए एलिजिबल कौन कौन हो सकते हैं? इसके लिए 12वीं पास किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो साइंस वाले हो, चाहे वो मैथ्स वाला हो, आर्ट्स वाला हो, कॉमर्स वाला हो, 12वीं पास होना चाहिए। और मिनिमम में रहता है 50% अंकों के साथ पास हो। और ये 5 अंकों का इसमें छूट दिया जाता है, जिसमें कम से कम 45% अंक उनको लेकर के पास होना है 12वीं, वो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जी जी। और इसके लिए जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो ये इंट्रेंस एग्ज़ाम कब होता है, और उसमें जैसे कि फ्री सीट अगर कोई चाहे कि अच्छे से पढ़ाई कर लूँ और उसके बाद मेरे को फ्री सीट मिल जाए और कम खर्चे में मतलब ये जो DED का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए, अगर ऐसा स्टूडेंट सोच रहे हैं तो इसका इंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा ये आपसे जानना चाहेंगे। और साथ ही साथ ये जानना चाहेंगे कि इसके लिए 12th का क्लास अभी जो कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी अभी जो टाइम बचा हुआ है उसमें वो करें ताकि फ्री सीट उनको मिल सके। जी, जैसे 12वीं जैसे एग्ज़ाम हम लोग का परीक्षा दिलाते हैं जी। 12वीं परीक्षा दिलाने के बाद उनको मार्च में उनका पेपर हो जाता है 12वीं वालों का। उसके बाद अप्रैल में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं प्री DED करके, उसको अब प्री DLED कर देंगे। प्री DLED के नाम से उनका ये प्री टेस्ट एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम उनका अप्रैल में आमंत्रित किया जाता है। एक ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उन लोग। उसके बाद मई में उसका एग्ज़ाम होगा, पेपर होगा। उसके बाद मई के बाद जून में उसका काउंसलिंग रिजल्ट सब आने के बाद एक काउंसलिंग की प्रक्रिया होने लगती है उसके बाद। और उसकी अगर हम तैयारी की बात करें जी, तो तैयारी में वही है कि 100 नंबर का प्रश्न होता है जी। से हम लोग जैसे उस समय दिया है तो 100 नंबर का प्रश्न था, जिसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी और गणित वो एक कॉमन एक सामान्य सा प्रश्न होता है। ऐसे इतना नहीं कि एकदम से किसी जैसे 10वीं 12वीं में जैसे होता है, ऐसे नहीं है, सामान्य तरह का होता है। और इसमें आपके शैक्षणिक अभिरुचि होती है, रीजनिंग होता है, ये सबको मिला करके 100 नंबर का प्रश्न होता है, जिसमें कोई माइनस मार्किंग तो नहीं है जी। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि DED का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कैसे रहता है, मतलब किस तरह से एडमिशन एक स्टूडेंट जो है 12th के बाद ले सकता है, ये चीज़ जानेंगे। और साथ में इसमें कुल खर्च कितना आ सकता है यदि एक स्टूडेंट को फ्री सीट में हो जाता है
तो गवर्नमेंट भी कुछ न कुछ एडमिशन चार्ज उसका शुल्क जो है वो रखती होगी। जी और अगर वो नहीं है, मान के चलिए कि जैसे कि गवर्नमेंट सीट नहीं अलॉट हो पाता है किसी को, और यदि वो प्राइवेट संस्था से करना चाहें, तो प्राइवेट संस्था में लगभग कितना खर्च आ जाएगा? क्योंकि काफ़ी सारे हम लोग देखते हैं तो ग्रामीण अंचल से जो स्टूडेंट लोग रहते हैं, उनको ज़्यादातर इसी बात का डर रहता है कि काफ़ी खर्चा आता है, शायद हम अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये डर रहता है। तो मेन हम यही जानना चाहेंगे कि अच्छा इसका एडमिशन प्रोसेस क्या रह जाएगा, और यदि गवर्नमेंट सीट में अगर वो करना चाहते हैं, फ्री सीट में अगर हो जाए, तो कितने खर्च आ सकते हैं, और साथ में प्राइवेट का भी एक बार ऐसा लगभग बता दें तो थोड़ा। जी जी तो इसमें देखिए, जैसे आपका 12वीं का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका अप्रैल में आपका आवेदन आमंत्रित करते हैं, तो उसमें फिर आप आवेदन ऑनलाइन अब तो फिलअप हो रहा है आजकल, और उसमें शायद जी आपको फ़ीस भी नहीं लगता है अब। पहले तो फ़ीस लगता था, अब शायद अब उसमें फ़ीस नहीं लगता है, जी क्योंकि जी फ्री में आपको फॉर्म डालते हैं। उसके बाद आपको फिर दोबारा अगर कुछ प्रकार की त्रुटि हो जाए तो उसमें आपको फॉर्म सुधारने का मौका दिया जाता है। जी उसके बाद फिर आपको सिलेबस तो दे ही देते हैं कि किस तरीके का प्रश्न होगा, किस तरीके का सब्जेक्ट से प्रश्न आएँगे, तो सिलेबस उसमें रहता है, तो उस हिसाब से आप तैयारी करते हैं। उसके बाद में मार्केट में भी बुक अवेलेबल रहते हैं, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, प्री ईयर्स का क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद आपका जैसे फॉर्म वाला काम हो जाता है, तो फिर आपका 1 महीने बाद करीब-करीब आपका एग्ज़ाम का डेट आता है, जिसमें आपका फिर एडमिट कार्ड अलॉट होगा, फिर आपका सेंटर-वेंटर में पता चलेगा, फिर आपका अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम हो ही जाता है, मान के चलिए। अप्रैल में एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपका एक व्यापम की ओर से, क्योंकि व्यापम लेता है इसको एग्ज़ाम, जी जी तो व्यापम की ओर से आपका एक रिज़ल्ट आता है फिर। रिजल्ट जारी होने के बाद फिर आपका 2 प्रकार का रैंक बनता है, एक ओवरऑल रैंक बनता है, जो पूरे छत्तीसगढ़ भर का रहेगा, एक बनता है कैटेगरी रैंक बनता है। तो इसमें ओवरऑल रैंक भी मेजर करता है आपको सीट दिलाने में, एक वो कैटेगरी रैंक भी। जी तो इसमें 2 प्रकार का रैंक बनता है। फिर उसमें आपका तो ये देखा जाता है, आपका काउंसलिंग डेट उसमें एक निर्धारित करते हैं, क्योंकि जी ये जी 3-4 चरणों में होने वाला प्रक्रिया है। हम्म, तो जैसे जिनका अच्छा नंबर आया रहता है, तो पहले चरण में उनका नंबर आ जाता है। फिर इस तरीके से चरण दर चरण उनका काउंसलिंग होता जाता है। तो जी काउंसलिंग की प्रक्रिया ये है कि उसमें भी आपको ऑनलाइन जैसा करना पड़ता है। जैसे आप काउंसलिंग के लिए जाएँगे, तो उसमें आपको एक कॉलेज तो आपको गवर्नमेंट चुनना रहता है। केवल एक कॉलेज गवर्नमेंट चुनेंगे आप। तो जी बाकी आप उसमें प्राइवेट कॉलेजों का लिस्ट रहता है। तो आप हम्म। सारा प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट आप उसमें आप टिक कर सकते हैं, आप तो अच्छा, उसमें मतलब जिस ले टाइम में सकते आपको हैं। काउंसलिंग कराना है, तो हाँ, जब कॉलेज आपको चुनना रहेगा तो हाँ। गवर्नमेंट कॉलेज केवल एक ही चुन एक सकते ही हैं? चुन सकते हैं, बाकी प्राइवेट कॉलेज आप अपने प्रेफ़रेंस के हिसाब से जहाँ आपको सुविधा हम्म। हो, उस हिसाब से आप चुन सकते हैं। फिर उस हिसाब से फिर आपका ये काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होती है। उसके बाद फिर आपका एक फिर रिज़ल्ट आता है कि आपको किस कॉलेज में कहाँ कैसा सीट मिला है करके। हम्म। मान के चलिए आपको गवर्नमेंट में मिला रहेगा, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज का नाम और उसका पता शो होगा जी जी आपके नाम से। अगर नहीं मिला रहेगा, तो जिस कॉलेज में आप प्रेफ़रेंस के हिसाब से डाले रहेंगे, हम्म। अगर ये इस कॉलेज में नहीं मिलता है, तो मुझे इस कॉलेज में अगर मिलता है, जी तो जी ये इस कॉलेज में मिल जाए। अगर हम्म उसमें नहीं मिलता, तो फिर उस ऐसा करके आप 1, 2, 3, 4 करके आप जितने भी कॉलेज के नंबर डाले रहेंगे, उस हिसाब से आपको हम्म। कॉलेज में सीट अलॉट होता है। फिर उस हिसाब से उस कॉलेज में जा कर के एक समय रहता है, उस समय जी के अंदर आपको जा कर के अपना सीट अलॉट उसमें बुक करना रहता है, उसमें एडमिशन लेना रहता जी है। फिर वही है आपका जो भी है 10वीं 12वीं के मार्कशीट के आधार पर फिर आपको वही सब लगता है, जो हम्म सामान्य लगता है, स्थायी जाति निवास वगैरह है, टीसी, हम्म। क्योंकि रेगुलर कोर्स है, तो इसमें आपका जी टीसी, जी सीसी दोनों लगेगा, चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, और हम्म इसमें आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगता है। अगर मान के चलिए आप 12वीं के बाद डायरेक्ट आप जा रहे हैं, तो आपको तो नहीं लगेगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ही बोर्ड जी है जी उसका जी भी। हम्म। 12वीं तक माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड है, और जो डीएड, डीएलएड के नाम से जानते हैं, वो भी जी माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के अंतर्गत होता है कोर्स। तो हम्म। दोनों का सेंटर कहना चाहिए, बोर्ड एक ही है, तो उसमें नहीं लगेगा। जी जी लेकिन कई कैंडिडेट अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो 12वीं के बाद कहीं और जाके जैसे आईटीआई कर लिए, कोई कॉलेज कर लिए, तो इसमें क्या होता है, यूनिवर्सिटी चेंज हो जाता है, जी जी तो इस हिसाब से उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। हम्म। अच्छा, जी एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट ने ये ठान लिया कि भाई मेरे को तो गवर्नमेंट कॉलेज में ही करना है, जी और उसने एक जैसे कि आपने बताया कि जिस टाइम में आपका काउंसलिंग होगा तो एक आप गवर्नमेंट कॉलेज चुन सकते हैं। जी अब एक गवर्नमेंट कॉलेज अगर उसने चुन लिया और उसके बाद पता चल रहा है बाकी प्राइवेट अगर उसने चुन रखा है, जी और उसके बाद उसका गवर्नमेंट में नहीं आया, जी और अगर प्राइवेट में आ जा रहा है, जी लेकिन वो प्राइवेट नहीं करना चाहता है और नेक्स्ट काउंसलिंग को फिर से अटेंड करना जी चाहता है, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? जी कर सकता है। मान के चलिए उसका जिस कॉलेज में नाम आता है और जी जाके एडमिशन नहीं लेता, तो स्वतः ही निरस्त हो जाता है एक समय तक। आपको उस समय तक जाके एडमिशन लेना रहता है, अब नहीं लेते हैं तो स्वतः निरस्त हो जाता है। जी तो दोबारा आप जाके काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। होता ये है कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट गवर्नमेंट में तो आ जाता है नाम, लेकिन जी एडमिशन नहीं लेते, तो फिर सीट खाली रह जाता है। तो इस हिसाब से आपको दूसरा चरण में हो सके मौका मिले, तो हम्म। ये होता है, ये कर सकते हैं। जी 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 बहुत बढ़िया।
तो सर अब इसके बाद ये चीज़ है कि जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि फ़ीस के बारे में जानना था कि प्राइवेट कॉलेज है और गवर्नमेंट कॉलेज है। फ्री सेट में भी अगर हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में तो भी कुछ न कुछ तो शुल्क जी। लगता है, क्योंकि दुनिया में फ्री तो कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं। है ना? कुछ न कुछ तो मतलब कीमत उसका अदा करना पड़ता है। तो अगर फ्री सीट हो जाता है तो कितना उसको खर्चा लग सकता है? और अगर वो फ्री सीट में नहीं अलॉट होता है और जाकर के सीधा प्राइवेट कॉलेज में अगर वो एडमिशन लेना चाहे तो कितना खर्च उसको उठाना पड़ सकता है? जी। जैसे मान के चलिए किसी कैंडिडेट का अगर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर उनको सीट अलॉट हो जाता है, जी, तो जी। उसके लिए आप एडमिशन के लिए जाएँगे तो उनको 1 साल का 3000 के हुँ। करीब लगता है। मान के चलिए फर्स्ट ईयर है तो उसमें 3500 रुपये लगेगा, जी, जी। जिसमें से 500 रुपये उसका 2 साल के लिए उसको जमा रख लिए जाते हैं कॉशन मनी के जी, रूप जी, में। जी। जिसे आप 2 साल पूरा करेंगे तो 500 कंप्लीट रुपये करने आपको के रिटर्न बाद कर दिया रिटर्न जाता है। जी। तो वो मान के चलिए आपका 3000 मतलब 3500 फर्स्ट ईयर में लगेगा हुँ, हुँ। और सेकंड ईयर फिर 3000 लगेगा। इस तरह जी। टोटल आपको 6500 लगता है, जिसमें से भी 6000 ही मान के चलिए और हुँ, 500 आपका रिटर्न हो जाता है। जी, जी, और जी। इसमें भी मान के चलिए आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको आप छात्रवृत्ति की पात्रता है, मान हुँ, के आप हुँ। ओबीसी में हैं, एसटी, एससी जी, जी, जी। जैसे भी आप छात्रवृत्ति की पात्रता हुँ, रखते हुँ। हैं और फॉर्म डालते हैं छात्रवृत्ति के लिए, तो उसमें आपका जैसे मैं ओबीसी से हुँ, हूँ, हुँ। तो हम लोग को फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में जैसे जी। बताया 3500 3000 के करीब लगा था। हुँ, हुँ। और इसमें फर्स्ट ईयर में हम लोग को और सेकंड ईयर दोनों मिला कर के 6000 की स्कॉलरशिप मिल गया था। अच्छा, अच्छा। मतलब तो एक ती हाँ, हिसाब से मान 3000 हम सकते लोग पहले फीस जी, जी, जी। जमा किए, जी, फिर जी। पहले ही साल हमको 3000 का स्कॉलरशिप में रिटर्न मिल हो गया गया। मान के चलिए जी, फीस। जी। दूसरा साल फिर 3000 दे के हुँ, एडमिशन हुँ। लिए सेकंड ईयर में, हुँ, फिर हुँ। उसी साल मान के चलिए स्कॉलरशिप में फिर वो 3000 रिटर्न हो गया। जी, तो मान जी। के चलिए एक प्रकार से ये गवर्नमेंट कॉलेज फ्री में सीट ही फीस है ज़ीरो और ही फ्री है। ही है समझिए, लेकिन एक क्योंकि जितना आप हाँ, इन्वेस्ट कर रहे हैं हाँ, लास्ट में वो रिटर्न आ जा रहा जी। है, यही है। हो सकता है आप एसटी, एससी हो तो आपको थोड़ी बढ़ के मिले जी, स्कॉलरशिप। जी, जी। अच्छा, तो इसमें जैसे कि आपके फ्रेंड सर्कल में भी होंगे वो जो प्राइवेट कॉलेज वगैरह से कर रहे होंगे, हाँ। तो उसमें आपको ये तो पता ही होगा कि प्राइवेट कॉलेज में कितना खर्च हाँ, लग ठीक। जाएगा? प्राइवेट कॉलेज का मान के चलिए उसका फ़ीस अभी क्या है, प्राइवेट कॉलेज क्योंकि अलग-अलग है तो वो अपने-अपने हिसाब से उन लोग अपना फ़ीस रखते हैं। जैसे एक दोस्त अपना कर रहे हैं अभी कोणार्क कॉलेज में, तो वो उनका उनका हुँ, अभी शायद 1 साल का 30,000 लग रहा है। जी, जी। कहीं कॉलेज होगा जहाँ साल 41,000 भी लगे, जी, जी, जी। कहीं 60 भी लगे, ऐसा मतलब हुँ, हुँ। अलग-अलग कॉलेज का अलग-अलग अपना-अपना है जी, क्योंकि जी, जी। फैसिलिटी के हिसाब से हम लोग फ़ीस भी हुँ, हुँ। अपना लेते हैं हुँ, परीक्षार्थी कहना हुँ। चाहिए अभ्यर्थी लोगों से, तो एक तरह स्टूडेंट। से हम कहें तो स्टूडेंट लोगों को मतलब अगर खर्चा बचाना है जी, और अगर फ्री सीट में करना है, जी। तो पढ़ाई तो भई अभी से करनी हाँ, पड़ेगी और अच्छी पढ़ाई जी, करेंगे तो आप जो है अपना काफ़ी पैसा बचा सकते जी, हैं। जी। कहाँ 3000 रुपए और कहाँ 30,000 रुपए, 30,000 रुपए है 1 ना? साल और का वो भी और वो रहना-खाना 3000 अलग। रुपए आपका रिटर्न आ जाएगा, जी, जी। है ना? तो उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करें, यही चीज़ है। जैसे अच्छा, कि अभी-अभी इसमें जी, एक बात और बताना चाहूँगा जैसे कॉलेज का तो आपका हो गया है जी। और जब क्योंकि अब बाहर में रहना है, हुँ, तो हुँ। इसमें हॉस्टल-वॉस्टल की तो अभी शायद सुविधा नहीं है, तो शायद आपको बाहर में रूम लेके रहना पड़े। तो हुँ, जो हुँ। जैसे आप बाहर में रूम लेके रहते हैं, तो आप किस स्तर के मतलब अच्छे क्वालिटी वाले मतलब मकान में रहते हैं, तो मतलब आपके ऊपर है कैसे रहते जी, हैं, जी, कैसे जी। खाना-पीना करते हैं, आप अपने हिसाब से कैसे खर्चा मैनेज करते हैं, उस हिसाब से आपका रहना-खाने का खर्चा है। जी। बाकी एक हिसाब से अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नाम आता है, तो फीस ना के बराबर है क्योंकि हुँ, जितना फीस हुँ। आप कॉलेज में लगाते हैं एडमिशन के जी, नाम जी। पे, वो तो आपका स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाता है। जी, जी। और रही बात प्राइवेट कॉलेज की, तो उसमें आपका रहना-खाना का खर्च तो अलग ही है, हुँ। प्लस आपका 30,000 रुपए सालाना का खर्चा है, प्लस जी, उसमें जी। और बीच-बीच में कुछ-कुछ खर्चा एक हुँ, हुँ, हुँ। फीस के रूप में शायद आपको हुँ। लगे, तो प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट की तुलना में थोड़ी ज़्यादा फीस है। जी। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो स्टूडेंट 12th से जो फ्रेशर हैं और वो अगर डीएड में जाकर के एडमिशन लेते हैं, तो उनको फर्स्ट साल कौन-कौन से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? या ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आएगी? आप अपने जो अनुभव है उसके अनुसार आप बताएँगे कि इंटर्नशिप के दौरान क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है? पहले तो ये बता देंगे कि इंटर्नशिप क्या है? क्योंकि जो नए स्टूडेंट है 12th के बाद इंटर्नशिप सुन रहे होंगे वर्ड तो शायद समझ नहीं आता इंटर्नशिप बोल रहे हैं मतलब ये क्या है ऐसा कुछ? जी, ये इंटर्नशिप ऐसा है जिसमें आप मान के चलिए, जिस आप फील्ड में गए हैं, जी, उसमें जो सीखने गए हैं, तो उसमें आपको कैसे कार्य अपने उस कार्य क्षेत्र में जाकर आपको कैसे कार्य करने हैं, उसको आपको देखना होता है। जैसे हुँ, डॉक्टरों हुँ। का होता है, जी, मेडिकल जी। की पढ़ाई करने के बाद उनको इंटर्नशिप में जाते हैं, भेजते हैं, तो जो पढ़े रहते हैं, उन्हीं चीज़ को कैसे अप्लाई करना जी, जी। है ना? और वहाँ जाकर उनको क्या-क्या कहना चाहिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है हुँ, क्योंकि हुँ। हम यहाँ पर एक सिद्धांत के रूप में पढ़ते हैं, जी, जी। प्रैक्टिकल तो किए नहीं रहते। जी, जी। थ्योरी तो ही रहता जी, है समझिए थ्योरी जी। बस रहता है। हुँ, तो यहाँ जो कुछ भी सीखे हैं, हुँ। तो उनको कैसे वहाँ जाकर इम्प्लीमेंट करना है, वहाँ जाकर के उसको कैसे कहना चाहिए अप्लाई करना है जी, और जी। वहाँ जाने पर हुँ। क्या-क्या समस्या आ सकती है, उसको जी, कैसे जी। हैंडल करना है, टैकल हुँ। करना है और कैसे अपने कार्य को अच्छे से आगे बढ़ा के उसको हुँ, हुँ। अंजाम देना है। तो कहने इसके का लिए मतलब इंटर्नशिप जी, जी। हाँ, कहने का उसको मतलब ये है इंटर्नशिप कहना हाँ। चाहिए नाम दिया जाता है। जी, जी। जी।
तो कहने का मतलब ये है कि कॉलेज में जो टीचर लोग सिखाएंगे जी। कि किस तरह से आपको टीच करना है, पढ़ाना है, जी तो कॉलेज में तो आपको मात्र मतलब थ्योरी ही कराया गया है, तो किस तरह से जी पढ़ाना है, कैसे हैंडल जी करना है, क्या-क्या चीज़ आपको जी ध्यान में रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज में बताया जाएगा जी और आपको जाके उसको प्रैक्टिकल करना है जी स्कूल जी में और इसी को हम लोग इंटर्नशिप कहेंगे, इंटर्नशिप है ना? करते हैं जी। जी, जी, जी। तो इंटर्नशिप के दौरान स्कूल में क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है एक नए स्टूडेंट के लिए जो जाकर के अभी-अभी डीएड में एडमिशन जी, लिए? देखिए दिक्कत तो नहीं होती है क्योंकि हम जी, जैसे अपनी प्रशिक्षण के दौरान जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उसमें जो बताया जाता है बस उन्हीं उन्हीं चीज़ों को हम वहाँ जाके देखते हैं कि हम जैसे हमको कोई स्कूल हमको अलॉट होता है कि आपको जी, इस स्कूल में जाना है, तो उसमें पहले हम लोग मैं अपने समय की बात बता रहा हूँ। हम जी। लोग जब फर्स्ट ईयर में थे तो हमको 10 दिन का अवलोकन का समय दिया गया हुँ, था। हुँ। उसमें हम जिस स्कूल में हमारा नाम आया था, उस जी। स्कूल में हम लोग गए और स्कूल खुलने से लेकर के स्कूल बंद होने तक की जो बीच में जितनी सारी गतिविधियाँ होती हैं स्कूल के अंदर में प्रार्थना से लेकर के हुँ, और हुँ। बहुत सारी गतिविधियाँ क्लास लेना है, हाज़िरी जी, लेना जी। है और तमाम तरह की जो पंजियाँ होती है, हुँ, तो हुँ। उन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करना होता है। मतलब हमका वही नाम है जैसे कि अवलोकन करने गए हैं, तो हमको देखना है बारीकी से उन गतिविधियों को कैसे क्या जी, जी, जी। है ना? और स्कूल में जाकर के वहाँ की मतलब माहौल में थोड़ा जीना जी, है जी, हमें, जी। बच्चों को देखना है क्या है, कैसे हैं। हुँ, हुँ। हमको पढ़ाना नहीं है, हमको जी, केवल जी। अवलोकन करना रहा, हुँ, हुँ, ये हुँ। 10 दिन के अंदर। जी। और जो वहाँ शिक्षक हैं, हुँ, हुँ। शिक्षिकाएँ हैं, वो बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, हुँ, कैसे हुँ। खेल खिलाते हैं या जो भी उनके साथ गतिविधियाँ करते हैं, उनको जी, जी। देखना होता है। क्योंकि उन्हीं गतिविधियों को देख कर के जी। हमें भी उसके बाद हुँ, हुँ, हुँ। हमको 30 दिन के लिए हुँ, हुँ। उसी स्कूल में दोबारा जाना होता है जी। और उन्हीं चीज़ों को भी दोबारा करना होता है। इसीलिए हुँ। हमको बहुत बारीकी से 10 दिन के अंदर उनको अवलोकन करना रहा। मतलब 10 दिन के लिए हम लोगों को जा कर के अवलोकन ही करना है जी, खाली जी, जी। और उसके बाद फिर 10 दिन के बाद जी, कुछ जी। ब्रेक मिलेगा कुछ जी। दिन का और उसके बाद फिर आप कॉलेज रिटर्न आते हैं। जी, जी। कॉलेज रिटर्न आने के बाद जो चीज़ आपने टीचर के अंदर देखा कि वो किस तरह से पढ़ा-लिखा रहे जी। हैं, किन-किन गतिविधियों का वो उपयोग कर रहे हैं, जी, जी। कैसे-कैसे शिक्षण सामग्री का उन्होंने जी, जी, जी। उपयोग किया, हुँ। उन्हीं सारी चीज़ों को आप जी, जी। सीख कर के जब रिटर्न कॉलेज आएँगे और कॉलेज में अपने जो टीचर हैं, हुँ। उनको रिपोर्ट करेंगे और जी। उसके बाद जा कर के उसी सबको आपको इस बार अप्लाई करना रहेगा, है जी, ना? जी। जी, जी, जी। अब जितना आप खोलेंगे उतना सीखेंगे। जी, जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर स्टूडेंट जो है वो डीएड कर ले रहा है, जी, जी। कंप्लीट हो गया उसका डीएड, तो डीएड के बाद के कौन-कौन से मतलब कहा जाए करियर के रास्ते हैं वो खुल जाते हैं और साथ में डीएड करने के बाद वो आगे और कौन-कौन सी जो कोर्सेज़ हैं वो कर सकता है, जी। इसी शिक्षा के फील्ड में आगे जाने के लिए? डीएड करने के बाद तो आप सबसे पहले एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप तैयार हो जाते हैं, एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के रूप में। हुँ। इसमें आप कक्षा पहली से लेकर के कक्षा 5वीं तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। जी, जी। किसी भी, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट हुँ, स्कूल हुँ। हो। हाँ, लेकिन इसमें एक होता है कि राज्य सरकार व्यापम के माध्यम से टेट का एग्ज़ाम भी और लेती है, जिसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते जी, हैं। जी। जिसे जिसमें आप अच्छे नंबर ला कर के हुँ। और गवर्नमेंट वैकेंसियाँ जो आती है, उसमें जी, आप जी। अ, हाँ जी, आप उसके लिए पात्र हो जाते हैं। हुँ। क्योंकि आप डीएड कर लिए हैं, उसके बाद आपका टेट भी क्लियर है, तो हुँ, आप हुँ। एक सरकारी मतलब वैकेंसी अगर आती है, तो एक सरकारी शिक्षक बनने के रूप में आप एक सरकारी शिक्षक के रूप में आप मान के चलिए, आप पात्र हो जाते हैं, जी। अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं तो। और इसमें डीएड करने के बाद मान के चलिए आप बीएससी कर लेते हैं जी, जी। या बीए कर लेते हैं, जी। मतलब एक ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो हुँ, आप हुँ। वर्ग 2 के लिए भी पात्र हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि स्टूडेंट जो है अगर एक डीएड कर लिया है, जी। तो वो केवल सीमित नहीं रहता है कि जी, जी, जी। वर्ग 3 के लिए ही है। जी, अगर जी। वो उसके बाद ग्रेजुएशन कर लेता है, जी। तो ग्रेजुएशन के बाद वो वर्ग 2 के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। एलिजिबल हो जी, जाता है। जी। उसके बाद अगर वो आगे भी पढ़ाई करना चाहे तो फिर बीएड है, एमएड है जी, जी। और आगे रास्ते खुलेंगे, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा है कि आप पढ़ाते-पढ़ाते भी पढ़ सकते हैं, जी, ये तो जी। है ही। हुँ, हुँ। आपको समय मिल जाता है ये जी। सब चीज़ के लिए। जी। अंत में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स लोगों को? सबसे पहले तो सर अपने अनुभव से मैं बताना चाहूँगा जी। कि जैसे हम 12वीं पास करते हैं, 12वीं पास करके निकलते हैं तो हम एक सबसे बड़ी गलतफ़हमी में जीते रहते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। जी, अभी जी। तो पा 12वीं पास करके निकले हैं, अभी तो हमारे साथ बहुत अभी हमारे पास बहुत समय है। हुँ, और हुँ। इसी गलतफ़हमी में जीते हुए हम क्या करते हैं, लोगों की देखा-देखी करते हैं। जी, जी। जैसे मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, हुँ, हुँ। है ना? आगे उसमें रुचि है कि नहीं है, इसको जी, हम ध्यान जी। नहीं देते, बस मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी कर लेता हुँ, हूँ। तो हुँ। सबसे पहली बात मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप किसी की देखा-देखी ना करें। हुँ, हुँ। है ना? क्योंकि जी। उनकी क्षमता अलग है, आपकी हुँ। क्षमता अलग है, तो किसी की देखा-देखी ना करें कि वो हुँ। कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। जी, जी, जी। अगर और कोई दूसरा चीज़ बीएससी में जा रहा है तो मैं भी जी, बीएससी कर लूँ, कोई वैसा वाला हो हाँ, जाता है। दूसरा बात ये है कि आप अपनी क्षमता और रुचि को ध्यान में रखकर कोई भी हुँ, हुँ। कोर्स करें। अगर उसमें आपकी रुचि है हुँ, और हुँ। आपकी क्षमता है कि उसको आप कर लेते हैं, जी। है ना? तो आप उस क्षेत्र में जाएँ।
तो जी। तभी आप उसमें बेटर कर पाएँगे, क्योंकि इसमें आपका ऐसा नहीं है कि पैसा लग रहा है, उसमें आपका समय भी लग रहा है, जी, क्योंकि अभी समय बहुत कीमती है ना। हुँ। पैसा तो आप कमा लेंगे, लेकिन समय दोबारा नहीं कमा सकते। तो आपका ऐसे जगह पे आप समय और पैसा दोनों लगाएँ, जिस क्षेत्र में आप आगे जा कर के आगे बढ़ सकते हैं, उसमें आप अच्छे से काम कर जी, सकते हैं। जी। ऐसा ना हो कि उसको कर तो लिए हैं पढ़ाई, हुँ। लेकिन फिर उसमें आप काम करना नहीं चाह रहे, कोई दूसरा फ़ील्ड आप चूज़ कर रहे हैं। तो जी, आपका जी। इसमें पैसा तो आप कमा लेंगे, लेकिन समय नहीं कमा सकते, तो समय आपका बर्बाद ही हुआ, मान के चलिए। जी, जी। तो ऐसे क्षेत्र में आप समय और पैसा दोनों लगाइए, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो। जी। और तीसरी बात बोलना चाहूँगा मैं ये कि किसी भी फ़ील्ड की आप हुँ। कि इसमें इतना इनकम है, तो ये जी, इनकम जी। देखकर भी कोर्स ना करें। इसमें भई मान के जी, चलिए जी। उस फ़ील्ड में तो इनकम है, लेकिन शायद आप उस फ़ील्ड में वो काम ना कर पाओ, तो फिर वो इनकम आएगा कहाँ से? जी, जी। तो किसी भी फ़ील्ड में जाने से पहले उसका मतलब जाने के लिए उसका इनकम ना देखें कि इसमें जी, इतना जी। पैसा है, तो इसमें चले हुँ, जाते हैं हुँ। करके। तो पैसा कहाँ नहीं है, वहाँ तो सब जी, जगह जी, जी। पैसा है, पैसा लेकिन सब आपके जगह कमाने है, का आप तरीका होना चाहिए। जी। कितना अच्छा तो से आप हाँ, दे तो पा रहे ऐसा हैं है, अपना आप जी। अपनी पहले सब प्राथमिकता तो आप अपनी रुचि को दें। जी, जी। और फिर उसके बाद अपनी क्षमता, आप कितना उसमें आप एफ़र्ट लगा सकते हैं उस हिसाब से। ये नहीं कि केवल लगे हुए हैं, फिर आपका समय भी नहीं कर रहा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात ये बोलना चाहूँगा कि कम से कम अगर कुछ समझ नहीं आता तो ग्रेजुएशन तो कर ही लें। जी, क्योंकि जी। ग्रेजुएशन करने के बाद रास्ते खुल जाते हैं। फिर जी। आप खुद से दिमाग आ जाता है कि मुझे ये कर लेना चाहिए हुँ। या मुझे ये कर लेना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के बाद वाक़ई में आप इस तरह से परिपक्व हो जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको खुद से अंदाज़ा हो जी, जी। जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए करके। तो ग्रेजुएशन की चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, हुँ। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारी वैकेंसियाँ होती है हुँ, जो हुँ। आपको एक बेस प्रदान करती है, क्योंकि आने वाली बहुत सारी वैकेंसियाँ ग्रेजुएशन के बेस पे ही होती है कि ग्रेजुएशन तो किया ही होना चाहिए अनिवार्य रूप से। जी। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। दोबारा मैं अपनी बात को दोहरा देता हूँ। हुँ। पहली बात देखा-देखी ना करें किसी की। हुँ। दूसरा, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो और आप जो आपकी क्षमता है उसी के हिसाब से आप अपने क्षेत्र का चुनाव करें, जिसमें आप आगे बढ़ सकें, अपने करियर को बना सकें बढ़िया। और तीसरा, कम से कम ग्रेजुएशन तो कर ही लें। जी, जी। जी, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रमोद सर जी, आप अपना जो कीमती समय निकाले हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिए। इसके लिए हम और हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो वीडियोज़ को देख रहे हैं, उन सब के तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद करते धन्यवाद हैं। सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर।